भार तथा द्रव्यमान संख्या में जो संबंध या रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक वेट एंड मास नंबर, तो इसमें हम कह सकते हैं परमाणु, किसी तत्व का जो परमाणु भार होता है वो या द्रव्यमान संख्या किसके संबंध, तो किसी तत्व का जो परमाणु भार होगा उसमें हम कह सकते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सापेक्ष लगभग बराबर होता है। यानी जिसमें प्रोटॉनों की संख्या होती है और जितनी न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, इन्हीं को अगर हम ऐड कर दें या इनको कह सकते हैं कि इन्हीं के बराबर, इन दोनों के वैल्यू के बराबर उसका परमाणु भार यानी कि कह सकते हैं द्रव्यमान परमाणु भार होगा। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन भी पाए जाते हैं, चूँकि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तीनों मिलता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इनका वेट इतना हल्का होता है, यानी कि इनका कम होता है कि ये कह सकते हैं कि ये नगण्य मान लिए जाते हैं। नगण्य का मतलब ये कह सकते हैं इतने कम होते हैं कि इनकी वैल्यू उसके हिसाब से ना के बराबर मानी जाती है। इसलिए ये इनका इलेक्ट्रॉन वेट होगा, ये बिल्कुल जीरो कह सकते हैं, कम कह सकते हैं, लेकिन हर कुछ जीरो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा बहुत होता भी है, तो इसलिए नगण्य मान लेते हैं, जैसे बहुत हल्का वेट होने का। लेकिन जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होगा इन्हीं के सापेक्ष होगा, तो इस तरह से कह सकते हैं कि अधिक किसी वस्तु तत्व का परमाणु भार जो होगा ये द्रव्यमान संख्या के बराबर होगा। तो परमाणु भार हमारा जो होगा ये प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। प्रोटॉन जो होते हैं इनको हम जेड से निरूपित करते हैं, डिनोट करते हैं, और न्यूट्रॉन जो है एन से होगा। तो इन दोनों को जेड और एन की संख्या को जोड़ लिया जाए तो ये इनकी संख्या के बराबर होगा। यानी इस तरह से कह सकते हैं कि परमाणु भार जो होगा द्रव्यमान संख्या के बराबर, यानी प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या अगर ऐड कर लेंगे तो परमाणु भार हमारा वही होगा। जो परमाणु भार होगा वही द्रव्यमान संख्या यानी किसी का वेट होगा। अब यदि कहा जाए किसी वस्तु में जो प्रोटॉन, इसमें न्यूट्रॉन के, किसी तत्व में न्यूट्रॉनों की संख्या 12 है और प्रोटॉनों की संख्या इसमें 11 है, तो ये जो 11 है तो ये कहा जाए कि इनमें इलेक्ट्रॉनों की द्रव्यमान संख्या क्या होगा और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो इस तरह से कह सकते हैं कि जो परमाणु द्रव्यमान किसी वस्तु का या किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो होगा, परमाणु की द्रव्यमान संख्या जो होगी तत्व का, ये बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ये यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या होगी, यानी जितने न्यूट्रॉन होंगे और जितने प्रोटॉन होंगे। और जब ये द्रव्यमान संख्या होगी तो प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब अगर हमको न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें निकालनी हो, यानी न्यूट्रॉनों की संख्या निकालनी है, क्या होगा, द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉनों की संख्या। तो इस तरह से होगा। तो अब ये कह सकते हैं परमाणु जो प्रोटॉन की संख्या होगा ये प्रोटॉनों की संख्या ये बराबर होगा परमाणु क्रमांक। तो हमारे पास जैसे हम देख लेना कि इसमें कितना है, जो तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई इसमें, तो द्रव्यमान संख्या और उसमें प्रोटॉनों की संख्या तो बराबर, ये कह सकते हैं कि 39। हम ये कह देंगे कि न्यूट्रॉन की संख्या जो हमको निकालनी है, न्यूट्रॉन बराबर 39 माइनस 19, तो ये कितने आ जाएगा 20। तो ये हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई। तो इस तरह से इसको हम निकाल सकते हैं, यानी कि किसी तत्व का जो होगा इसमें परमाणु भार इस तरह से निकालेंगे। तो इसी तरह से तो यानी कि किसी भी, यानी कि अगर हमको प्रोटॉनों की संख्या पता है और न्यूट्रॉन की संख्या है तो ये हमारा द्रव्यमान संख्या निकल आएगा। इसमें से किसी भी के अगर न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी तो द्रव्यमान संख्या और माइनस प्रोटॉन की संख्या। यदि प्रोटॉनों की संख्या निकालनी हो और दिया गया हो तो द्रव्यमान संख्या से न्यूट्रॉनों की संख्या माइनस करके हम प्रोटॉनों की संख्या भी निकाल सकते हैं। तो प्रोटॉन की संख्या जो होगा वही परमाणु क्रमांक होगा। तो इस तरह से न्यूट्रॉन जो हमारा हो गया, ये कह सकते हैं कि 39 और माइनस 19 हमने इसको माइनस कर दिया, तो ये हमारा 20 इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या हो गई। तो इस तरह से किया गया है। अब ये संयोजी कोष तथा संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। संयोजी कोष यानी कि जैसे हम जानते हैं कि इसमें बताया गया, इसमें क्या बताया था, इसमें जो हमारा न्यूक्लियस होता है, जो ये इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बाहर, तो ये जो से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं सारे ऑर्बिटलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है। तो जो नाभिक के, ये जो नाभिक होता है इसके नज़दीक जो होता है, उसके बाद उसको सेकंड ऑर्बिटल, फिर थर्ड ऑर्बिटल, या लास्ट वाला जो ऑर्बिटल होगा कह सकते हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं
तो ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो संख्या पाई जाती है, इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी, ये हम कह सकते हैं कि यहाँ से नाभिक से काफ़ी दूर होते हैं, नाभिक से काफ़ी दूर होते हैं। इनमें जो बॉन्ड एनर्जी, जो इसकी एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जा रहे हैं, ये इनकी कम होती है, इसकी अपेक्षा इस सेकंड इसके पहले वाले में ज़्यादा होगी, इसके नज़दीक ज़्यादा, तो इसके जो सबसे नज़दीक होगा उसमें ज़्यादा होगा। तो ये कह सकते हैं नाभिक के चारों तरफ इसका जो आकर्षण बल होगा, अट्रैक्शन होगा, काफ़ी नज़दीक होता है। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, इसका अट्रैक्शन होता है नाभिक की तरफ हल्का और कम हो जा सकता है। तो जो बाहर आउटर मोस्ट लेयर में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इन इलेक्ट्रॉन जो पाए जा रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन के करते हैं, ये जैसे किसी इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी करने के लिए, या जैसे किसी में वो बॉन्ड बनाना होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन आपस में त्याग करने का काम करते हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन जो होता है दूसरे इलेक्ट्रॉन इसमें निकालने का काम करते हैं। तो इसी को संयोजी, यानी कि जो बाहर वाला आउटर लेयर पाया जा रहा है, इसी को बैलेंस आउटर मोस्ट सेल जो पाया जा रहा है, इसको कहा जाता है संयोजी कोष, संयोजी कोष या वैलेंसी सेल। क्योंकि वैलेंसी सेल यानी बाहर की आउटर मोस्ट लेयर है, तो बाहरी कोष जो होता है, इसी को जो आउटर मोस्ट सबसे बाहर के जो ऑर्बिटल पाई जाती है, ऑर्बिट पाई जाती है, इसी को कहा जाता है संयोजी कोष या बैलेंस सेल, यानी कि बैलेंस बनाने के लिए सब होता है। तो रासायनिक जब कोई केमिकल जोड़ना होता है, मान लीजिए जिसमें कार्बन कार्बन जोड़ना है या कार्बन हाइड्रोजन जोड़ना है, तो आउटर मोस्ट सेल जो इसकी लेयर जो होगी बाहर वाली, और इनके दोनों के बाहर वाले होंगे, उसमें जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, वो इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें लेन देन होकर बॉन्ड बनाते हैं, यानी आउटर मोस्ट इसका इलेक्ट्रॉन जो होगा और जो आउटर मोस्ट लेयर में इसका इलेक्ट्रॉन, तो ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे, या यहाँ से निकाल के दूसरे को भी दिया जा सकता है, या यहाँ से ट्रांसफ़र होते हैं, लेकिन ये बॉन्ड बने रहते हैं। तो ये जो बॉन्ड बनाते हैं, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम, यहाँ पे चूँकि नज़दीक जो होते हैं अधिकतम दूरी होती है, तो इस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, इसमें कम एनर्जी के सहायता से इसको बाहर, या इसमें एनर्जी कम होती है तो इसको हम बाहर निकाल सकते हैं आसानी से, कम एनर्जी खर्च होगी। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यही, और आकर्षण बल कम होता है, तो ये हमारे आसानी से निकल सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर बैलेंस पाए जाते हैं, इन्हीं को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, यानी बाहरी कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी तत्व से बॉन्ड बनाने के लिए सक्षम होते हैं, तो इसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। उसी संयोजी कोष में जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, एक हिसाब से कह सकते हैं उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहा जाएगा, यानी आउटर मोस्ट लेयर में जो इलेक्ट्रॉन होगा उन्हीं को कहेंगे। तो ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन भी कहलाता है। ये वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे वे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, यानी ये कह सकते हैं कि बाहरी कोष, एक हिसाब से बाहरी कोष के इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जो बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं को कहा जाएगा, और यही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अन्य परमाणु के साथ रासायनिक बंध बनाने में भाग लेते हैं। तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आसानी से कैसे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हमको मिल गया तो उसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या को आसानी से हम बता सकते हैं। जैसे इसमें कुछ दिया गया है, तत्व बने हैं, जैसे हमने कुछ लिया, तो ये जैसे इसमें हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 7 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक वितरण जो होगा ये हमारा 2 और 5 होगा, तो ये नज़दीक होगा। तो ये जो बाहरी सेल में जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, यही इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा 5। ऑक्सीजन में हमारा 8 होता है, तो इसमें जो होगा 2 और 6 अवेलेबल होगा। तो चूँकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये बाहर वाला जो आउटर लिस्ट है ये यही संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, चाहे बॉन्ड बनाएगा चाहे बॉन्ड इसमें इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा। मैग्नीशियम 12 होंगे तो 2, 8 और यहाँ पे 2 होगा, तो ये 2, 8, 2 होंगे। तो मैग्नीशियम तो बाहरी सेल में जो ये आउटर लेयर में पाया जा रहा है, तो यहाँ पे वैलेंसी इसकी 2 होगी, इलेक्ट्रॉन जो
संयोजी कोष जो होगा इसका इलेक्ट्रॉन 2 होगा। फास्फोरस में 15 पाए जा रहे हैं तो 2 8 10 हो गया, ये 5 15, तो ये बाहर वाले जो होंगे ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। 16 सल्फर का इसी तरह से 2 8 होंगे, 6 होंगे, तो ये हमारा बाहर का होगा आउटर मोस्ट लेयर में, तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। इसी तरह से और भी होते हैं, जैसे एल्युमिनियम ही हम ले लेते हैं, जिसमें अगर इसमें एल्युमिनियम के हमारे जैसे 13 पाया जा रहा है, तो 13 में क्या होगा, ये 2 होगा, 10 होगा, 8 होगा, तो 8 के बाद हमारा जो लास्ट में बचेगा वो 3 होगा, तो 3 वाला जो होगा ये संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहर वाला ये कहलाएगा। तो इस तरह से जो होते हैं तत्वों में, अगर परमाणु क्रमांक हमें क्लियर है तो हमारा जो बैलेंसी इलेक्ट्रॉन होगा या संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा बाहर आउटर मोस्ट लेयर में, ये हम बता सकते हैं कि कितना होगा, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन जो होगा ये इलेक्ट्रॉन दूसरे तत्वों से बॉन्ड बनाने में उपयोग किया जाएगा, दूसरे तत्वों से इलेक्ट्रॉन बनाएगा, यानी बॉन्ड बना के स्थिरता प्रदान करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ही जो बाहर वाले सेल आउटर मोस्ट लेयर में होंगे संयोजी कोष कहलाएंगे, और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। यानी संयोजी यानी बॉन्ड बनाते हैं, संबंध बनाने के काम से, यानी कि संयोजित यानी जुड़ने का काम कर रहे हैं, तो इस तरह से इसको संयोजित हो रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं कह सकते हैं, तो संगठित हो रहे हैं, तो इस तरह से इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। आउटर सेल में संयोजी कोष कहलाएगा और संयोजी इलेक्ट्रॉन इस तरह से होगा। और जो परमाणु क्रमांक होगा ये परमाणु भार, तो ये परमाणु भार बराबर द्रव्यमान संख्या, और परमाणु भार क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या को ऐड करके ये निकालते ही होता है।